परफॉर्मेंस को जानने के लिए होना ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस ओके। का प्रॉफिट लॉस 1 साल के बाद निकालने वाले हैं। तो 1 साल में जितना भी लेन देन हुआ है उसको मेमोरी याद रख पाएगा क्या? ह्यूमन मेमोरी उसको याद नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए फिर क्या, उसको उन लेन देन को रिकॉर्ड करना होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल और लेजर इन दो बुक में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, इन दो बुक को रिकॉर्ड करने के प्रैक्टिकल वर्क को बुक कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग। हाँ, बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी तो समझ में आया। अकाउंटेंसी में बहुत सारा पॉइंट है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्वांटिफाई करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज करना। अभी नोट्स नहीं, नोट्स ना तुम जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ लोगे, लेक्चर नंबर जब 2 देखोगे ना, जैसे लेक्चर नंबर 1 देखा होगा नोट तैयार करना, लेक्चर नंबर 2 देखोगे कहां जरूरत पड़ेगा उसको पॉज करके नोट्स ले लेना, इस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, और फिर हम जर्नल टॉपिक का हम अपना पीडीएफ अपलोड करेंगे commercepoint.net, तो वहां से डाउनलोड कर लेना तुम लोग, या फिर तुम लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके वहां पे सेंड कर देंगे। ठीक है, नोट्स के पीडीएफ चैप्टर 1 के, जिससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा जिसको सॉल्व करना होगा आप लोग। ठीक है, वो 2-3 लेक्चर और कंप्लीट हो जाएगा जहां आप जर्नल बेसिकली 10-20 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, आप क्वेश्चन बनाओगे और उसके डॉट्स फिर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे जैसे आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया है, अकाउंटेंसी को डिफाइन किया है कि अकाउंट्स का क्या डेफिनेशन है, अकाउंट्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बताया है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने बताया है कि फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक खास ड्यूरेशन के बाद निकाला जाता है, जो नॉर्मली हर बिजनेस के लिए 1 साल होता है। ज्यादातर बिजनेस के लिए नॉर्मली ये ड्यूरेशन कितना है? 1 साल है। 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट और लॉस हमको जानना है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके 1 साल के बाद प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए आपको पूरे 1 साल का लेन देन को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। राइट, अगर हम लेन देन को रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस और पोजीशन हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। सो इम्पोर्टेंट इज कि हमको व्यापार के लेन देन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है। तो जर्नल और लेजर दो बुक है जिस दो बुक को मेंटेन किया जाता है पूरे साल भर। ठीक है, जर्नल और लेजर ये दो पूरे साल भर मेंटेन करते हैं, पूरे 1 ईयर तक मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इन दो बुक में ट्रांजैक्शंस को लिखने के प्रोसेस को, प्रैक्टिकल वर्क को कहा जाता है बुक कीपिंग। ठीक है, ये लेक्चर 2 का पार्ट था। अब लेक्चर 2 के बाद जब आप लेक्चर 3 में जाएंगे तो वहां पर हमने डिफाइन किया है, लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया है कि बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपके पास बहुत सारा बिजनेस इंफॉर्मेशन होगा, उस बिजनेस इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है कई सारे बुक में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग रफली लिख लेते हैं, जैसे कोई मेमोरेंडम बुक है उसमें लिख लेते हैं कि मोहन को गुड्स बेचा, श्याम को सैलरी दिया, एक्स से गुड्स खरीदा, वाई को रेंट पेड किया। तो जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको रफली लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सारे बिजनेस इंफॉर्मेशन को क्या जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ खास रूल्स है जिसको जांचने के बाद तब हम जानेंगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन जो है जर्नल बुक में जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने वही डिस्कस किया है कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस लेन देन है या नहीं। लेन देन में लिखने के लिए उन इंफॉर्मेशन को हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसको हम एक स्क्रीन के साथ आप लोग सेलेक्ट करें, उस स्क्रीन में हम आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर आप अपना लेक्चर नंबर 3 जाकर देख लेना। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू। इसको बंद कर दो। देखो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, ये लेक्चर जाके आप अच्छे से देख लेना। लेक्चर 1 में यहाँ पर अकाउंटेंसी को बिजनेस का लैंग्वेज माना गया और ये 15 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसको आप डिटेल से जाके 1 to 1 करके अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद लेक्चर 2 में जब पहुंचोगे तो ये लेक्चर 2 है जिसमें अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपका अकाउंटेंसी का डेफिनेशन है। अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स जिसको हमने अभी जस्ट बताया आपको,
बुक कीपिंग का डेफिनेशन, उसके बाद ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मीनिंग। ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? बाकी लोगों में से सुधांशु या आशुतोष, आप लोग रिप्लाई करो तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं? Could you please define that? सर ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह एक्सचेंज होता है, हम गुड्स लेते हैं बदले में पैसे देते हैं, ये सब ट्रांजैक्शन है। Very good. और इवेंट रिजल्ट है जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब हो जाता है तो उसको हम बैलेंस शीट में जब लिखते हैं, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन है सबको जब हम एक शीट पे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट। चलिए ठीक है, काफी हद तक आपका आंसर सही है। ये हम शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट। एक ट्रांजैक्शन एक एग्रीमेंट है जो बायर और सेलर के बीच होता है। किस चीज का? क्या बचेगा? गुड्स। गुड्स का ही खरीद बिक्री होगा, सिर्फ गुड्स का खरीद बिक्री, इसके अलावा भी कुछ खरीद। ओके सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा सर? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर्विस समझ गए? सर हेलो, ट्रांजैक्ट होता है, आप सब लोग समझ लीजिए, तीन चीज का ट्रांजैक्शन होता है बेसिकली बिजनेस में। एक तो गुड्स, गुड्स तो आप समझ गए होंगे, फर्नीचर है, फैन है, मोबाइल है, दीज आर ऑल गुड्स। सर्विस जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, ठीक है। बैंक में जब आप अपना पैसा रखते हो तो बैंक भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। गुड्स आपका एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा हो गया सर्विस। तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपने किसी बिजनेस, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसके बदले आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक पेपर क्लेम मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें ये प्रूफ होता है कि आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है। तो आप एक पेपर के बदले पैसा उस कंपनी में लगा रहे होते हैं, जिसके बदले आप अर्निंग करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है आपको, चाहे आपको डिविडेंड मिलता है उस कंपनी से। तो ये जो हमने शेयर्स या डिबेंचर या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो खरीदा किसी दूसरी कंपनी का, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब अगर खरीद बिक्री हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये भी क्लियर है? अच्छा, इवेंट कहते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। इसको एक एग्जांपल से समझो। इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा और गुड्स का दाम है 10,000 रुपए, ठीक है। दूसरा, सोल्ड दोज गुड्स, उस गुड्स को बेच दिया, जो अभी खरीदा था ना, इन गुड्स को बेच दिया। कितने में बेचा? 15,000। तो देखो आपके सामने दो ट्रांजैक्शन है। पहला ट्रांजैक्शन है आपने गुड्स खरीदा 10,000 का वो, और दूसरा है इसी गुड्स को 15,000 रुपए में बेच दिया ये। तो ये दो ट्रांजैक्शन हो गया, राइट? व्हाट इज द इवेंट्स हियर? अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ बताओ? प्रॉफिट 5,000। प्रॉफिट हो गया ना 5,000 रुपए। प्रॉफिट 5,000 प्रॉफिट आपने कमा लिया, तो ये हो गया आपका इवेंट, ठीक है। ओके सर। सर रिजल्ट जो आता है या प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसी को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। सिर्फ ये देखो, एक एग्जांपल दिया जाता है एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल को समझना है, ठीक है। एग्जांपल के हिसाब से कॉन्सेप्ट नहीं डिफाइन करना है, बात समझ रहे मेरी? तो हम बैक जाकर के दिखा रहे डेफिनेशन क्या है। एन इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एक इवेंट जो है कई बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, ठीक है। इवेंट प्रॉफिट को नहीं कहेंगे, इवेंट बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को कहेंगे। अरे बस समझे? अब मान लो इसी एग्जांपल को जब अभी आपके सामने डिस्कस किया, अब हम ये कहते हैं कि हाफ ऑफ द गुड्स बेचा, आधे गुड्स को 15,000 में बेचा, तो आधे गुड्स को 15,000 में बेचा तो मेरे पास कितना प्रॉफिट हो गया बताओ? सोल्ड हाफ ऑफ दीज गुड्स, हाफ ऑफ दीज गुड्स को हमने बेचा है 15,000, कितना प्रॉफिट हुआ? कौन बताएगा? 10,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000। देखते हैं किसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। श्रुति तुम बताओ 10,000। व्हाट इज द प्रॉफिट? 5,000। हाफ ऑफ दीज गुड्स को हमने बेचा है 15,000 रुपए में, कितना प्रॉफिट हुआ? एक आंसर आया 10,000। और किसी का कोई आंसर?
श्रुति, आर यू हियर इन द क्लास? रिप्लाई कर सकते हो इससे भी। बहरहाल हम तुम लोगों ने आंसर दिया है, हम चैट बॉक्स में देख लेते हैं। 1000 लिखा है तुमने, 1000 लिखा है या एक जीरो बाई मिस्टेक छूट गया है? क्या हुआ, 10,000 का गुड्स, इसका आधा बेचा ना, तो जब आप हाफ ऑफ दिस गुड्स बेचेंगे तो इस आधे गुड्स का कीमत कितना होगा बताओ? 5000 हुआ ना? 10 से उसका आधा गुड्स का कीमत कितना हो गया? 5000 रुपया हो गया। अब 5000 रुपए के गुड्स को आपने कितना में बेच दिया? 15,000 में। तो अभी प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। क्लियर है? तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो रहा है क्या? बताओ। आउटस्टैंडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो चार्ज लगता है, बाकी सोचो सोचो, बहुत मुश्किल नहीं है, बस अटेंटिव रहना है, स्पॉन्टेनियस रहना है। क्या हुआ और क्या हुआ इन लेन देन में, और आपको दूसरा और क्या नजर आ रहा है? चलो ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया, और क्या हुआ? सर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह लगा। यहाँ पर तो हमने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, देखो क्वेश्चन जो फ्रंट स्क्रीन पे है बस उसके आधार पे ही सोचना है, ठीक है? अपने से नए नए पॉइंट्स नहीं क्रिएट करना है। जो हमने क्वेश्चन पूछा है आपको और जो पॉइंट्स आपको बोला गया उसके ही आधार पे सोचना है, ठीक है? बहुत सिंपल पॉइंट्स है। सुधांशु को वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी किसी को वॉइस प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे हमने रिकॉर्ड करा हुआ है, इसको हम अपलोड कर देंगे, देख लेना सुधांशु जाकर के। ठीक है, ये तो इनकम तो हो गया, 10,000 रुपए का इनकम या 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये ठीक है। ये दो तो ट्रांजैक्शंस था, एक इवेंट आपका 10,000 का प्रॉफिट है। और कोई इवेंट नजर आ रहा है आप लोगों को? सर एक्सपेंस हुआ 5,000। सोचो, बहुत सिंपल है, तुम लोग आइंस्टाइन बन गए हो। एक्सपेंस हुआ सर। आइंस्टाइन डेबिट या क्रेडिट? बहुत सिंपल, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचो। अरे 10,000 का गुड्स लाए, आधा बेचे, तो बचा कितना? 5,000 का गुड्स। गुड्स बचा हुआ है, तो ये भी इवेंट्स हो गया ना? आया बस समझ में? इस क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन और 2 इवेंट्स था, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों को इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में फर्क समझ में आ गया। इवेंट्स आर द रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन क्या है? बायर्स और सेलर्स के बीच गुड्स, सर्विस या फाइनेंशियल एग्रीमेंट को बेचने का एग्रीमेंट को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े। यस। चलो, इसके अलावा आप लोगों को डबल इंटर सिस्टम डिफाइन किया गया है। डबल इंटर सिस्टम आप जाकर के लेक्चर को देख लीजिएगा। काफी सामर्थ आपका पहला क्लास है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि ये लोग आपसे ज्यादा आगे हैं, ठीक है? आई वाज होपिंग दैट यू विल जॉइन मी टुडे। यस्टरडे ही तुम ज्वाइन करोगे ऐसा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक दिन लेट से ज्वाइन किया, बट नो प्रॉब्लम। अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अगर आपका लेक्चर छूटा है तो वो लेक्चर अपलोडेड है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं, और जितना अटेंटिव होकर के आप उसको कवर अप करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है? और आपका टेंशन मैटर करेगा जिस समय आप लेक्चर देख रहे होंगे और नोट्स लिख रहे होंगे। जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे वहां पर, उतना ज्यादा तेजी से सीखेंगे, उतने अच्छे से सीखेंगे। चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है, यानी रफली लिख लेना लेन देन को। राम बाबू को गुड्स दिया, श्याम बाबू से गुड्स खरीदा, XYZ को X को रेंट पे किया, वगैरह वगैरह, जो भी लेन देन हुआ है, जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना। गुड्स का ऑर्डर दिया, मोहन कोई कस्टमर है, उसने आपको प्रॉमिस किया कि पैसा कल देगा, या व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आप उसको नोट कर लेंगे। अब उसमें से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो अकाउंटिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल से फिर लेजर में पोस्ट किया जाएगा, और फिर एक स्टेटमेंट बना के अमाउंट के एरर को चेक करेंगे। जर्नल और लेजर आप जो पढ़ने वाले हैं ना, वो जर्नल टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले, जर्नल टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं पहले, उसके बाद हम लोग लेजर में जाएंगे और फिर ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर शॉर्ट शॉर्ट बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको अकाउंट्स में, जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, फिर आपको पढ़ना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम लोग इस जर्नल इस बेसिक्स में जर्नल से स्टार्ट करने वाले हैं।
अब यहाँ पर आप देखो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसको जाकर के चेक करोगे तो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने डिस्कस, यानी कैसे पहचानेंगे कि उस लेन देन को हम जर्नल में लिखें। How we will identify whether the transactions given will be recorded in journal or not. ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है उसको जर्नल में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको पहचानने के लिए 3 पॉइंट होना जरूरी है। लेन देन में 2 पक्ष का होना जरूरी है, मनी कंसिडरेशन का होना जरूरी है और फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज करना जरूरी है। इसके डिटेल लेक्चर 6-7 मिनट का होगा, ज्यादा लंबा भी नहीं है, 6-7 मिनट का लेक्चर, उसको देख लेना, नोट्स बना लेना। और ये 4 एग्जाम्पल दिया होगा हमने इसके ऊपर, उन 4 एग्जाम्पल्स को समझ लेना अच्छे से, और फिर इसमें क्वेश्चन छोड़ा है हमने, उस क्वेश्चन को बनाना सामर्थ्य तुमको, क्योंकि आशुतोष हो या सिद्धार्थ हो या शांतु हो, इन्होंने ये क्वेश्चन कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि 3A में के बाद 4 लेक्चर नंबर 4 है, उसके बाद पता नहीं तुम कहां तक कवर अप कर पाओगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर तक पहुंच जाओ। और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने का एक तरीका बताया गया हमने। होता ये ना है कि जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा परचेज गुड्स, जैसे 2 क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। एक क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹1000, एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹1000। 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, इस 2 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सर एक में कैश लगा, एक में कैश नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये 1000 से जो गुड्स खरीदे वो कुछ भी हो सकता है, और इधर कैश है तो उधर कैश के फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन में पता चला कि ये उधार में लिया गया, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में वही व्यक्ति से पैसे देकर के लिया गया, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, जब अपना बिजनेस की लेन देन को रिकॉर्ड करोगे तो पहले में तो रिकॉर्ड करोगे गुड्स, जब खरीदे तो गुड्स का भी रिकॉर्ड करोगे, और उधार लिया है, जिस व्यक्ति ने उधार दिया उसके नाम के आगे भी अमाउंट लिख दोगे कि इतना पैसा इस व्यक्ति को देना है, राइट। लेकिन दूसरे में आप क्या करेंगे, गुड्स को बढ़ाएंगे और कैश को घटा देंगे, क्योंकि आपके पास गुड्स आया होगा और कैश घट गया होगा, तो दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क है। देखने से तो लग रहा था मिलता जुलता, एक जैसा लग रहा था ना, लेकिन क्या हुआ, एक में कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, एक में कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो आपको इस लेक्चर में, यानी ये जो लेक्चर है ना हमारा लेक्चर नंबर 4, इसमें आपको इसी चीज का पता लगेगा कि कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन में कैश अकाउंट आएगा, और कैसे पहचानेंगे किस क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व है। यानी जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस क्वेश्चन में कैश बैंक का इस्तेमाल करेंगे और किस क्वेश्चन में राम, श्याम, XYZ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 से आपको पता चलेगा। और 4 के एंड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, तो 3 के एंड में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना होगा। 4 के एंड में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना, कर लोगे? चलो, तो चलो तुम्हारे लिए तो इतना ही है। सामर्थ तुम्हारा पहला क्लास है, तो पहले क्लास में हम जो तुमको छोड़ कर रहे हैं कि लेक्चर नंबर 4 तक आपको कवर अप करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के एंड में जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और लेक्चर नंबर 4 के एंड में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर आप हमको कल ज्वाइन करेंगे, ओके, तब हम फर्दर डॉट्स आगे लेंगे। और अभी जो मेरे साथ बाकी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, जो आगे तक जा चुके थे, अब आप लोग अपना अपना डॉट्स पूछिए, क्योंकि सामर्थ आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए थे, इसलिए उनकी वजह से हमको थोड़ा सा बैंक जाकर के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना पड़ा। तो आप में से जो है जो भी स्टूडेंट्स बाकी लोग हैं, सिद्धार्थ हो गए, सुधांशु हो गए, श्रुति, आप लोग जो है क्वेश्चन पूछिए आगे का, आप लोगों ने कहां तक कवर अप किया है।
आप लोगों का और डॉट से आगे तो पूछोगे, मेरे पास 7 मिनट और है इस लाइव लेक्चर का। सर हाँ बोलो। सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड रूल में बताए थे कि एईडी और एलआईसी में डेबिट और क्रेडिट बढ़ता और घटता है। हाँ। तो क्रेडिट मतलब कर्ज होता है ना? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट हमने बताया है डबल एंट्री सिस्टम में लेन देन को दो हिस्सों में बांटा गया, दो पक्ष में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक मैच हो रहा हो और उस मैच में टू टीम्स आर प्लेइंग, तो दोनों टीम का कुछ नाम होगा ना, होगा या नहीं होगा? होगा। इवन योर टू हैंड्स, इनका नाम है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, है ना? देयर आर टू हैंड्स, आपके पास दो हाथ है लेकिन उनके नेम है ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, राइट? उसी तरीके से अकाउंट्स के बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, उन लेन देन में दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, तो उन दो पक्ष में दोनों का नाम दिया गया है, एक पक्ष है डेबिट और दूसरा पक्ष है क्रेडिट, ठीक है। इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डेबिट का क्या सेंस है, क्रेडिट का क्या सेंस है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में लेन देन के दो पक्ष हैं, तो दोनों पक्ष को हम पहचानेंगे कैसे? एक पक्ष को डेबिट नाम दिया गया, दूसरे को क्रेडिट नाम दिया गया। यानी ये समझ लो कि एक रोड के दो साइड हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एक साइड डेबिट का समझ लो अकाउंट्स का, और दूसरा साइड क्रेडिट का, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। अब यहाँ पर देखो, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग या लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये अकाउंट्स के कैटेगरीज हैं। अकाउंट्स के कैटेगरीज का मतलब क्या है? अब हम आपसे एक पॉइंट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ये क्या है? एसेट से। तो अगर हमने एसेट्स बोल दिया तो आप क्लियरली समझ गए कि अच्छा लैंड भी आ गया इसमें, बिल्डिंग भी आ गया, प्लांट भी आ गया, मशीन भी आ गया। अगर हम एसेट्स एक कैटेगरी नहीं बनाते, सपोज करो कि देयर वर नो एनी कैटेगरीज, तो फिर क्या होता? आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इन सब का अलग अलग सोचना पड़ता कि नहीं सोचना पड़ता? तो चूंकि ये एसेट है, तो अब इसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, ये एसेट का कैटेगरी। अब एसेट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो वो रूल्स है कि एसेट डेबिट तब होगा जब बढ़ रहा है, और एसेट क्रेडिट तब होगा जब घट रहा है। इज दैट क्लियर? तो मॉडर्न रूल्स का वो, मॉडर्न अकाउंट्स का वो रूल है AEDLIC, तीन कैटेगरी, ये तीन कैटेगरी डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से घटता है। और LIC लायबिलिटीज यानी कर्ज, इनकम यानी आमदनी, और कैपिटल यानी अकाउंट, ये तीन अकाउंट बिजनेस में क्रेडिट करने से बढ़ता है, डेबिट करने से घटता है। यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गया। AED डेबिट करने से बढ़ रहा है तो LIC डेबिट करने से घट रहा है, AED क्रेडिट करने से घट रहा है तो LIC क्रेडिट करने से बढ़ रहा है। तो ये रूल हो गए मॉडर्न रूल्स, जिसको आपको जर्नल का एंट्री जब करेंगे तो वहां भी यूज करना है। क्लियर है सर? तो क्लास, यस सर। और कोई पॉइंट? हाँ सिद्धार्थ बोलो। दो से ज्यादा अकाउंट में अकाउंट पहचानने में दिक्कत होता है, तो दो ज्यादा अकाउंट पहचानने में दिक्कत होता है, तो क्या दिक्कत होगा? आप जितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उस पे कहीं कहीं पे कैश डिस्काउंट आया होगा, तो अगर कहीं पे कैश डिस्काउंट आता है तो कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट यूज करना है आपको। और कहीं कहीं पर जो है वो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो हमने एक फर्नीचर खरीदा किसी शॉप से, फर्नीचर का दुकान भी, शॉप का नाम भी ले लेते हैं ग्लोब फर्नीचर। हमने ग्लोब फर्नीचर से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, लेकिन उस ग्लोब फर्नीचर में 5,000 रुपए ही पेमेंट किया है, 5,000 उधार है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि इसमें कितना अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। पहला तो फर्नीचर, एक अकाउंट पर हो गया फर्नीचर, राइट? कितने का है फर्नीचर? 10,000, राइट? पैसा हमने कितना दिया? 5,000। फर्नीचर वाले ने हमको उधार भी दिया है ना, तो एक अकाउंट ग्लोब फर्नीचर भी हो गया। अब देखो, फर्नीचर एक साइड हो गया कि फर्नीचर एसेट है और फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर 10,000 से डेबिट हो जाएगा।
कैश 5000 एसेट है, ये घट रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ग्लोब फर्नीचर इसने उधार दिया है, ये लायबिलिटीज के कैटेगरी में है, आपका कर्ज बढ़ गया है तो आप ग्लोब फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। तो एक साइड फर्नीचर डेबिट हुआ 10,000 से और दूसरे साइड में कैश और ग्लोब फर्नीचर 5-5 हजार से क्रेडिट हुआ। अब देखो एक साइड एक अकाउंट है और दूसरे साइड दो अकाउंट है, लेकिन अमाउंट में दोनों के अलग अलग है कि बराबर है? अलग अलग है। इक्वल। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अमाउंट अलग अलग है क्या? एक साइड अगर 10,000 है डेबिट में फर्नीचर और क्रेडिट में कैश और ग्लोब फर्नीचर, कैश है 5,000 और ग्लोब फर्नीचर है 5,000। तो अब आप देखो दो साइड जो आपका ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड क्या अमाउंट में बराबर नहीं है? यस सर बराबर है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहता है कि अमाउंट वाइज दोनों साइड बराबर होगा, अकाउंट वाइज बराबर नहीं होगा, अमाउंट वाइज बराबर होगा। अकाउंट एक साइड एक हो सकता है, एक साइड एक से ज्यादा भी अकाउंट हो सकता है, लेकिन तब भी दोनों साइड अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 18 नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा है, वो बीच में कट जाएगा। तो कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सामर्थ तुम लेक्चर नंबर 4 तक कवर अप कर लेना और बाकी स्टूडेंट आप लोगों का जो 7A 7B लेक्चर का जो डॉट्स है वो कल हम ले लेंगे, ठीक है? आगे के लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7C और 7D भी देख सकते हैं, ठीक है? अगर भारी पड़ रहा है सिद्धार्थ तुम्हारा तो तुम 11 से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर अभी एक आध चैप्टर तक कोशिश करो। अगर सिद्धार्थ दोनों टॉपिक कवर अप कर लेते तो अच्छा है, तुम्हारे लिए एक साल बचा लोगे, तो फिर 11 से ही कंटिन्यू करोगे, डिसाइड कर लेना, ठीक है?